सभी विद्यार्थियों के लिए सुप्रभात। प्रिय बच्चों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कक्षा 10 विषय विज्ञान का अध्याय 1। चैप्टर्स नेम है भोजन एवं मानव स्वास्थ्य। प्रिय बच्चों, आप सभी जानते हैं कि हमारे शरीर में विभिन्न जैविक प्रक्रियाएं यानी कार्य होते रहते हैं। इन कार्यों को संपन्न करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इस ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए हमें भोजन ग्रहण करना पड़ता है, अर्थात भोजन से ही हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। भोजन के प्रमुख अवयव जो भोजन में होने चाहिए वो हैं भोजन के अवयव। कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन्स, खनिज लवण, रेसे, जल, ये सभी भोजन के अवयव हैं। ऐसा भोजन जिसमें ये सभी अवयव शरीर की आवश्यकता के अनुसार उचित मात्रा में मौजूद हों, संतुलित भोजन कहलाता है। सारांश में सभी पोषक तत्वों से युक्त भोजन संतुलित भोजन कहलाता है। संतुलित भोजन सभी पोषक तत्वों यानी ये जो भोजन के अवयव हैं, अवयवों से युक्त भोजन संतुलित भोजन कहलाता है। बच्चों, आप इसे अपनी कॉपी में नोट करें। असंतुलित भोजन
ऐसा भोजन जिसमें किसी पोषक अवयव की कमी हो, असंतुलित भोजन कहलाता है। ऐसा भोजन जिसमें किसी पोषक अवयव की, पोषक अवयव कौन से हैं बच्चे? कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन्स, खनिज लवण, रेशे आदि। इनमें से किसी भी पोषक अवयव की यदि हमारे भोजन में कमी है तो वह भोजन असंतुलित भोजन कहलाता है। यदि हम लंबे समय तक असंतुलित भोजन लेते हैं तो उसका हमारे स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता है, बुरा प्रभाव पड़ता है। इस स्थिति को कुपोषण कहते हैं। अर्थात लंबे समय तक एक या अधिक पोषक तत्वों की कमी से युक्त भोजन को हम करेंगे तो कुपोषित हो जाएंगे। कुपोषण लंबे समय तक एक या अधिक पोषक तत्वों की कमी से युक्त भोजन को ग्रहण करने से उत्पन्न दशा कुपोषण कहलाती है। लंबे समय तक एक या एक से ज्यादा पोषक तत्वों की कमी अगर हमारे भोजन में है और उसे हम ग्रहण करते जा रहे हैं, एक दो दिन नहीं, लंबे समय तक उसको हम ग्रहण करते हैं, तो हमारी जो शारीरिक दशा है यानी हमारा जो स्वास्थ्य है उस पर विपरीत असर पड़ेगा और ये जो दशा उत्पन्न होगी इसे ही हम कुपोषण कहते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, पोषक तत्वों की कमी के आधार पर कुपोषण कई प्रकार का होता है। जैसे विटामिन कुपोषण, प्रोटीन कुपोषण, खनिज कुपोषण आदि। ये मुख्य कुपोषण के प्रकार हैं। कार्बोहाइड्रेट की कमी से अगर कुपोषण हो रहा है तो कार्बोहाइड्रेट कुपोषण कहलाएगा। तो विटामिन कुपोषण, प्रोटीन कुपोषण, खनिज कुपोषण आदि प्रमुख कुपोषण है।
प्रिय बच्चों, इसे नोट कर लें अपने नोटबुक में। कुपोषण क्या होता है और कुपोषण के प्रकार। सभी विद्यार्थी अपने नोटबुक लेकर के बैठेंगे और साथ साथ नोट करते जाएंगे। अब हम इन कुपोषण के बारे में बारी बारी से अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं विटामिन कुपोषण। प्रिय विद्यार्थियों, यद्यपि विटामिन की हमारे शरीर को अत्यंत सूक्ष्म मात्रा में आवश्यकता होती है, परंतु कार्य की दृष्टि से, पोषण की दृष्टि से ये बहुत महत्वपूर्ण है। विटामिन की कमी होने पर अभाव रोग हो जाते हैं। एक तालिका बना करके हम आपको विटामिन कुपोषण के बारे में बता रहे हैं। आप सभी मेरे साथ साथ तालिका को बना लें, नोट कर लें और याद करें, समझदारी से समझने का प्रयास करें। मेरे साथ साथ तालिका बना लें। विटामिन का नाम, विटामिन का रासायनिक नाम, विटामिन की कमी से होने वाला रोग, कमी से होने वाला रोग और रोग के लक्षण। इधर आप क्रम संख्या डालें। तो प्रमुख विटामिन जो हैं, नंबर 1 विटामिन ए। विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल। विटामिन ए यानी रेटिनॉल की यदि हमारे भोजन में कमी हो और ये कमी लंबे समय तक बनी रहे तो इसकी कमी से रतौंधी नामक रोग हो जाता है। रतौंधी अंग्रेजी में बोलते हैं इसे नाइट ब्लाइंडनेस। इस रोग में रात्रि में यानी कम प्रकाश में दिखाई नहीं देता। रात्रि में कम दिखाई देना। ये इस रोग का लक्षण है। रात्रि में से अभिप्राय है कम प्रकाश में, यानी कम प्रकाश में सामान्य व्यक्ति की तुलना में बहुत कम दिखाई देता है।
दूसरा विटामिन है विटामिन बी। विटामिन बी कई प्रकार के होते हैं, उनमें से हम प्रमुख विटामिन बी लिख रहे हैं जो आपके सिलेबस में है। विटामिन B1, इसका रासायनिक नाम थाइमिन है। इसकी कमी से बेरी बेरी नामक रोग हो जाता है। विटामिन B1 की कमी से बेरी बेरी नामक रोग हो जाता है। इस रोग में हृदय की धड़कन कम पड़ जाती है। हृदय की धड़कन का कम होना, तंत्रिकाओं का कमजोर होना, ये बेरी बेरी रोग के लक्षण हैं। विटामिन B1 रासायनिक नाम है थाइमिन। विटामिन B1 की कमी से होने वाले रोग का नाम है बेरी बेरी। और इस रोग में यानी बेरी बेरी रोग में हृदय की धड़कन कम हो जाती है। सामान्यतया हमारा हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है, तो इससे कम हो जाती है हृदय की धड़कन, यानी हार्ट बीट घट जाती है और जो तंत्रिका है हमारे पेशियां कमजोर पड़ने लगती हैं। अगला विटामिन बी का ही प्रकार है विटामिन B2। विटामिन B2 का रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन विटामिन B2 का रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन। और बेटा इससे होने वाला जो रोग है उसका नाम भी कुछ कुछ ऐसा ही है, राइबोफ्लेविनोसिस। राइबोफ्लेविनोसिस ये राइबोफ्लेविन की यानी विटामिन B2 की कमी से होने वाला रोग है। इस रोग में यानी इस रोग का जो लक्षण है वो है मुख के किनारे व होंठ लिप्स की त्वचा फटने लगती है। विटामिन B2 जिसका रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन है, इसकी कमी से राइबोफ्लेविनोसिस रोग हो जाता है। और इस रोग का मुख्य लक्षण है कि मुख के किनारे, हमारे जो माउथ है उसके किनारे और होठों की त्वचा फटने लगती है। मेरे साथ साथ आप नोट करते जा रहे हैं और मैं कुछ वक्त दे रहा हूं, आप नोट कर लें। जो पीछे रह रहे हैं वो नोट कर लें, साथ साथ नोट करने का प्रयास करें। अगला विटामिन नंबर 4 विटामिन बी का ही प्रकार है विटामिन B3। इसका रासायनिक नाम है
नियासिन, निकोटिनेमाइड के नाम से भी ये जाना जाता है, या आप अन्य बुक्स पढ़ते हैं तो इसमें इसका नाम निकोटिनेमाइड भी मिल सकता है। आप देख लें, दोनों ही सही है। विटामिन B3 का रासायनिक नाम है नियासिन। नियासिन की कमी से यानी विटामिन B3 की कमी से पेलेग्रा नामक रोग हो जाता है। विटामिन B3 की कमी से होने वाला रोग है पेलेग्रा। इस रोग का लक्षण जीभ व त्वचा पर पपड़ियां पड़ने लगती है। जीभ व त्वचा पर पपड़ियां पड़ने लगती है। नोट कर लें, विटामिन B3 का रासायनिक नाम है नियासिन। इसकी कमी से होने वाला रोग है पेलेग्रा, और इस रोग का लक्षण है इसमें जीभ व त्वचा पर पपड़ियां पड़ने लगती हैं, यानी पपड़ी सी पड़ जाती है त्वचा पर। अगला विटामिन सी यानी तीसरे प्रकार का है। ये बी के प्रकार थे B1, B2, B3, तो अपन तीसरे प्रकार का कह सकते हैं विटामिन सी। विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड या एस्कॉर्बिक अम्ल। एस्कॉर्बिक अम्ल, इसकी कमी से होने वाला रोग है स्कर्वी। इस रोग में मसूड़ों से खून आने लगता है, यानी मसूड़े कमजोर पड़ जाते हैं, दांत असमय ही गिरने लगते हैं विटामिन सी की कमी से। विटामिन सी जिसका रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल, इसकी कमी से होने वाले रोग का नाम है स्कर्वी, और इस रोग का लक्षण है मसूड़े कमजोर हो जाते हैं, दांत हिलने लगते हैं, मसूड़ों से खून आने लगता है। अगला विटामिन डी। विटामिन डी, विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल, विटामिन डी की कमी से यानी कैल्सीफेरॉल की कमी से जो रोग हो जाता है वो है रिकेट्स। और इस रोग का लक्षण रिकेट्स का, इस रोग में हड्डियां कमजोर पड़ जाती हैं, हड्डियां कमजोर पड़ने लगती। रिकेट्स रोग में हड्डियां कमजोर पड़ने लगती हैं, मुड़ने लगती हैं, घुटने पास पास में आ जाते हैं। नोट कर लें,
लेख समझ में नहीं आ रहा हो तो मैं बोल रहा हूं, आप बोलते वक्त ध्यान से सुने और नोट करें। विटामिन डी, रासायनिक नाम है कैल्सिफ्रॉल। विटामिन डी यानी कैल्सिफ्रॉल की कमी से मानव शरीर में जो रोग होता है वो है रिकेट्स। प्राय बच्चों में होने वाला रोग है ये रिकेट्स। रिकेट्स रोग का लक्षण है इसमें हड्डियां कमजोर पड़ने लगती हैं, मुड़ने लगती हैं, घुटने पास पास आ जाते हैं, यानी जब बच्चा चलता है तो घुटने जो हैं टच करने लगते हैं। तो ये आपको विटामिन्स कुपोषण के बारे में बताया। इसके बाद अब हम एक छोटी सी ट्रिक बताते हैं आपको, जिसके द्वारा आप इसको याद रख सकते हैं, समझ सकते हैं। हमने ट्रिक बता रहे हैं आपको याद करने की, जिससे आप भूले नहीं। आपको हमने जो विटामिन बताए वो बताए विटामिन ए, विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3, विटामिन C, विटामिन डी। इनकी कमी से होने वाले जो रोग हैं उनको आप एक ट्रिक के द्वारा याद कर सकते हैं। राता, बेर, खाके, या खाके का कोई अर्थ नहीं है, बेर आपको याद रखना है, ये केवल याद रखने की उद्देश्य से दिखाया है। राता, बेर, खाके, रानी पसरी, रानी पसरी, राता, बेर खाके, रानी पसरी। ये ट्रिक है जिसके द्वारा आप विटामिन की कमी से होने वाले रोगों को आसानी से याद कर सकते हैं, भूल नहीं पाएंगे। यहां राता का मतलब है रतौंधी, यानी विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है रतौंधी। आपने नोट किया था बेटा, देख रहे हैं विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग बताया था आपको। फिर ये आ गया बेर। इस बेर का मतलब है B1 की कमी से होता है बेरी बेरी। इसके बाद आ गया ये B2, जिसके नीचे लिखा है हमने रानी। यहां इसका अर्थ है कि विटामिन B2 की कमी से होने वाला रोग राइबोफ्लेविनोसिस। रा से राइबोफ्लेविनोसिस, ये लिखवाया था आपको। विटामिन B2 की कमी से होने वाला रोग राइबोफ्लेविनोसिस। अब आ गया ये पे। पे का अर्थ है पेलेग्रा, यानी विटामिन B3 की कमी से पेलेग्रा होता है। और फिर आ गया ये से, इसका अर्थ है स्कर्वी, यानी विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है। और फिर आ गया ये री। री का मतलब विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है। तो इस तरीके से आप इस ट्रिक के द्वारा याद कर सकते हैं। पहले क्रम में विटामिन का नाम याद रखें, विटामिन ए, विटामिन B1, B2, B3, C और डी। इनकी कमी से होने वाले रोगों को याद रखने के लिए हमने एक सेंटेंस याद कर लिया, राता बेर खाके रानी पसरी। यहां राता का मतलब रतौंधी है, यानी विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग रतौंधी है। बेर का मतलब बेरी बेरी है, यानी B1 की कमी से बेरी बेरी रोग होता है। रानी में से रा लिया है हमने, और रा का मतलब है या राइबोफ्लेविनोसिस, यानी विटामिन B2 की कमी से राइबोफ्लेविनोसिस होता है। और B3 जिसके नीचे लिखा है आपने पे,
यानी इसकी कमी से पेले का रोग होता है। और सी के नीचे आपने लिखा है से, यानी इसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है। और डी के नीचे लिखा है री, यानी इसकी कमी से रिकेट्स रोग होता है। इस प्रकार विटामिन कुपोषण का टॉपिक प्रकरण समाप्त होता है। आपके सिलेबस के अनुसार विटामिन कुपोषण में इतना है। इसके बाद हम लेते हैं प्रोटीन कुपोषण। इसको नोट कर लें। प्रोटीन कुपोषण। प्रिय विद्यार्थियों, आप जानते हैं कि प्रोटीन हमारे भोजन में पाए जाने वाला एक बहुत ही महत्वपूर्ण पोषक अवयव है। प्रोटीन के कारण ही हमारे शरीर में नए नए ऊतकों का निर्माण होता है, टूट फूट की मरम्मत होती है। शारीरिक वृद्धि के लिए प्रोटीन ही जिम्मेदार है। चूंकि शारीरिक वृद्धि वयस्कों की तुलना में बच्चों में ज्यादा होती है, इसलिए प्रोटीन की आवश्यकता भी वयस्कों की तुलना में बच्चों को अधिक होती है। यहां से क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है कि बच्चों को वयस्कों की तुलना में प्रोटीन की मात्रा क्यों ज्यादा आवश्यक होती है। तो बच्चों व गर्भवती महिलाओं को प्रोटीन की अधिक आवश्यकता होती है। क्योंकि प्रोटीन वृद्धि नियामक पोषक तत्व है। बच्चों में वृद्धि वयस्कों की तुलना में अधिक तेजी से होती है। नोट कर लें, अच्छा प्रश्न है, आपसे पूछा जा सकता है कि वयस्कों की तुलना में बच्चों को अधिक मात्रा में प्रोटीन की आवश्यकता क्यों होती है। तो बच्चों, प्रोटीन वृद्धि नियामक पोषक तत्व है, यानी शारीरिक वृद्धि के लिए प्रोटीन जिम्मेदार है। चूंकि बच्चों की वृद्धि वयस्कों की तुलना में ज्यादा होती है। बच्चे बहुत जल्दी लंबाई में वृद्धि करते हैं, बढ़ते हैं, इसलिए उनको ज्यादा मात्रा में प्रोटीन चाहिए। भारतीय लोगों में जो कुपोषण होता है, उनमें सर्वाधिक कुपोषण प्रोटीन की कमी से ही होता है, अर्थात प्रोटीन कुपोषण होता है। क्योंकि प्रोटीन प्रोडक्ट अपेक्षाकृत अन्य के थोड़े महंगे पड़ते हैं। तो गरीबी की वजह से प्रोटीन युक्त भोजन बच्चों को नहीं मिल पाता और
प्रोटीन की कमी से उनमें प्रोटीन कुपोषण हो जाता है। प्रोटीन की कमी से होने वाले प्रमुख रोग आप नोट भी कर लेंगे बच्चों मेरे साथ साथ। प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग, एक प्रमुख रोग जो प्रोटीन की कमी से होता है, एक प्रमुख रोग जो प्रोटीन की कमी से होता है वो है कुआसी और कोर। प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग है। इस रोग में बच्चों का पेट फूलने लगता है, बच्चों का पेट फूलना, वजन बढ़ने लगता है, भूख कम लगती है, कुआसी और कोर जो कि प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग है, प्राय बच्चों में होता है। इस रोग में बच्चों का पेट फूलने लगता है, उनको भूख कम लगती है, शरीर की त्वचा पीली, शुष्क यानी सूखी, पीली शुष्क व धब्बेदार होकर फटने लगती है। नोट कर लें, प्रोटीन की कमी से होने वाला एक प्रमुख रोग है कुआसी और कोर। इस रोग के लक्षण बच्चों का पेट फूलने लगता है, वजन बढ़ने लगता है, भूख कम लगती है, शरीर की त्वचा पीली शुष्क धब्बेदार होकर फटने लगती है। एक अन्य रोग मेरस्मस, मेरस्मस, यह रोग प्रोटीन व कैलोरीज यानी ऊर्जा की कमी से होता है। प्रोटीन और कैलोरीज की कमी से होने वाला रोग है मेरस्मस। इस रोग में शरीर जो है सूख कर दुर्बल होने लगता है, शरीर सूख कर दुर्बल यानी कमजोर होने लगता है, वजन घटने लगता है, आंखें कांतिहीन यानी चमक रहित कांतिहीन होकर अंदर की ओर धंसने लगती। नोट कर लें, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, बोर्ड परीक्षा में आता ही रहता है। प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग, तो बच्चों आपके सिलेबस में प्रोटीन की कमी से होने वाले दो रोग हैं जो आपको बताए हैं, कुआसी और कोर और मेरस्मस। कुआसी और कोर रोग में बच्चों का पेट फूलने लगता है, वजन बढ़ने लगता है, भूख कम लगती है, शरीर की त्वचा पीली शुष्क और धब्बेदार होकर फटने लगती है। दूसरा रोग है मेरस्मस, ये प्रोटीन के साथ कैलोरीज की कमी से होता है।
इस रोग में इसके विपरीत है, शरीर सूख कर दुर्बल होने लगता है, कमजोर होने लगता है, वजन घटने लगता है, इसमें बढ़ता है, इसमें वजन घटने लगता है। आंखें कांतिहीन यानी चमक रहित होकर अंदर की ओर नेत्र कोटरों में धंसने लगती है। यह हुआ प्रोटीन कुपोषण। इसके बाद अगला कुपोषण जो हम लेंगे वो है खनिज कुपोषण। खनिज कुपोषण हमारे भोजन में जो प्रमुख खनिज पोषक शामिल होने चाहिए उनमें है सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन, हमारे भोजन में जो प्रमुखता से खनिज पोषक होने चाहिए उनमें से मुख्य हैं सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन, आयोडीन आदि आदि खनिज पोषक। खनिज पोषक इनकी कमी से हमारे शरीर पर क्या बुरा प्रभाव पड़ता है ये भी आप एक तालिका के द्वारा समझ सकते हैं, जान सकते हैं। खनिज पोषकों के नाम नोट कर ले सभी। अब हमें तालिका बना करके इनको कार्यवाही से लेते हैं। क्रम संख्या खनिज पोषक और खनिज पोषक का प्रमुख स्रोत यानी जिसमें ये खनिज पोषक अधिकता से मिलता है और इस पोषक का कार्य। यदि पोषक तत्वों की भोजन में कमी होगी तो शरीर में कमी हो जाएगी और उससे संबंधित कार्य बाधित होगा। तो सबसे पहले हम लेते हैं सोडियम। इसका प्रमुख स्रोत सोडियम को प्राप्त करने के लिए हमें हमारे भोजन में जो शामिल करने चाहिए वो है नमक। नमक का रासायनिक नाम आप जानते हैं सोडियम क्लोराइड NaCl। तो इसके अंदर ये Na है सोडियम। इसके अलावा दूध, अंडे, मछली, मांस आदि सोडियम पोषक को इन पदार्थों को भोजन में शामिल करके प्राप्त किया जा सकता है। नमक, दूध, अंडे, मांस आदि। अब यदि लंबे समय तक हमारे भोजन में सोडियम पोषक की कमी होती है तो इससे संबंधित कार्य बाधित होते हैं और इस पोषक के जो काम हैं वो है सोडियम पोषक के कार्य। उद्दीपनों के आवेगों का जो संचरण होता है उसमें ये पोषक सहायक होता है, यानी आवेग का संचरण।
तंत्रिका आवेग का संचरण। यदि सोडियम की कमी हो गई तो तंत्रिका आवेग संरक्षण को संचरण का जो कार्य है वो बाधित होगा, सुसंचालित नहीं हो पाएगा। इसके अलावा शरीर में होने वाली विद्युत अपघटनी क्रियाओं पर भी इसका नियंत्रण होता है। विद्युत अपघटनी क्रियाएं, ये सोडियम पोषक के कार्य हो गए। अब दूसरा पोषक तत्व है पोटेशियम के। पोटेशियम सभी खाद्य पदार्थों में पाया जाता है, सभी खाद्य पदार्थों में पाया जाता है। पोटेशियम के कार्य सोडियम के कार्य ही हैं। कहने का अर्थ यह है कि ये दोनों सोडियम और पोटेशियम संतुलन में हमारे शरीर में कार्य करते हैं। किसी की भी कमी या अधिकता हमारे शरीर की दृष्टि से, स्वास्थ्य की दृष्टि से ठीक नहीं है। इनका दोनों का बैलेंस होना चाहिए, सोडियम और पोटेशियम का। तो कार्य जो है ये ऊपर वाले ही आप नोट कर सकते हैं। इसमें तंत्रिका आवेग का संचरण और विद्युत अपघटनी क्रिया और संतुलन बनाना, संतुलन बनाना। सोडियम और पोटेशियम दोनों का संतुलन हमारे शरीर में बना रहना आवश्यक होता है। इसके बाद अगला खनिज पोषक जो बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, कैल्शियम, Ca। इसके प्रमुख स्रोत हैं हरी सब्जियां, दूध, अंडे आदि। कैल्शियम का कार्य, कैल्शियम पोषक स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होता है। विटामिन डी के साथ मिलकर यह हड्डियों व दांतों को मजबूत बनाता है। विटामिन डी के साथ मिलकर अर्थात खनिज पोषक कैल्शियम के साथ हड्डियों और दांतों की मजबूती के लिए विटामिन डी भी आवश्यक होता है, कैल्सीफेरॉल भी आवश्यक होता है। तो हड्डियों और दांतों के स्वस्थ विकास के लिए कैल्शियम पोषक तत्व अति आवश्यक है। इसके बाद नंबर 4 ये इंपॉर्टेंट है, फास्फोरस। और फास्फोरस के प्रमुख स्रोत जो है दूध, बाजरा, रागी, मांस आदि।
इनमें फास्फोरस पाया जाता है। अर्थात इन भोजन पदार्थों को या इन भोज्य पदार्थों को ग्रहण कर हम खनिज पोषक फास्फोरस की पूर्ति कर सकते हैं। ये भी हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाने के लिए आवश्यक पोषक तत्व है फास्फोरस। लेकिन ये तभी हड्डी और दांतों को मजबूत बना पाएगा जब कैल्शियम भी शरीर के अंदर आवश्यक मात्रा में मौजूद हो। अर्थात कैल्शियम के साथ मिलकर, कैल्शियम के साथ मिलकर दांतों व हड्डियों के स्वस्थ विकास के लिए आवश्यक है। आप देख रहे हैं कि कैल्शियम विटामिन डी के साथ मिलकर हड्डी और दांतों को मजबूत बनाता है, तो फास्फोरस कैल्शियम के साथ मिलकर हड्डी और दांतों को मजबूत बनाता है। कुल मिलाकर के ये तीनों ही बहुत महत्वपूर्ण पोषक हैं, विटामिन डी, कैल्शियम और फास्फोरस। इन तीनों में से किसी की भी कमी हो जाएगी तो हमारे हड्डियों और दांतों का स्वस्थ विकास नहीं हो पाएगा। हड्डियां कमजोर होने लगेगी, दांत कमजोर होने लगेंगे, ऐसा नहीं गिरने लग जाएंगे। नोट कर लें मेरे साथ साथ, इसके बाद नोट करते रहें। हाथ की स्पीड उचित बनाकर रखें। अगला पोषक तत्व है आयरन यानी लोहा। आयरन, लोहा, Fe। गुड़, बाजरा, दूध, हरी सब्जी, पालक, सोमलाई, मेथी, आदि आयरन के प्रमुख स्रोत हैं। यानी इन खाद्य पदार्थों को ग्रहण करके हम आयरन की पूर्ति कर सकते हैं। अब आयरन का कार्य, आयरन हीमोग्लोबिन के निर्माण में आवश्यक है। अर्थात आयरन की कमी से, आयरन की कमी से रक्त की कमी हो जाती है, यानी एनीमिया रोग हो जाता है। एनीमिया बहुत ही महत्वपूर्ण खनिज पोषक है आयरन, लोहा। गुड़, बाजरा, हरी सब्जी, दूध आदि अपने भोजन में शामिल करके हम आयरन की पूर्ति कर सकते हैं। आयरन रक्त में पाए जाने वाला श्वसन वर्णक है हीमोग्लोबिन, इसके निर्माण के लिए आवश्यक होता है। यदि हमारे शरीर में आयरन की कमी हो गई तो हीमोग्लोबिन का निर्माण नहीं हो पाएगा, यानी हीमोग्लोबिन की कमी हो जाएगी। हीमोग्लोबिन
की कमी होने का मतलब रक्त की कमी हो जाएगी, अर्थात एनीमिया रोग हो जाएगा। किशोरियों के लिए हमारी सरकार आयरन यानी फोलिक एसिड की टैबलेट्स भी वितरित करती है, क्योंकि किशोर अवस्था में मेंस्ट्रुएशन साइकिल यानी ऋतुस्राव की जो क्रिया शुरू होती है किशोरियों में, उसमें रक्त की कमी हो सकती है। तो रक्त की कमी नहीं हो, इसके लिए सरकार उन्हें आयरन की गोलियां वितरित करती है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रिय बच्चों। जो टॉपिक हमने पढ़ाए हैं, आप अगले टर्न पर उनको याद करेंगे ताकि अगले टॉपिक्स आप समझ सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।